सभी का स्वागत करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में पढ़े थे। वर्णमाला में किसके बारे में पढ़े थे? स्वर के बारे में। हमने जाना था कि स्वर को किन किन आधार पर बोल सकते हैं और मात्रा क्या होती है, मात्राओं की संख्या क्या होती है, स्वरों की संख्या क्या होती है, इन सब चीजों को हमने जाना था। अब वर्णमाला में अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, कि व्यंजन क्या होता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे किसे कहते हैं। जैसे स्वर के बारे में हमने जाना था कि स्वर जिन्हें हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोलें, स्वर जिसे हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोलें उन्हें स्वर कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिन्हें हम किसी स्वर की सहायता से बोलें उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? स्वर की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। देखिए किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिन्हें हम किसी स्वर की सहायता से बोले उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। और इस स्वर की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे स्वर अ है, इस यह स्वतंत्र है, इसमें कोई अन्य वर्ण नहीं आया। लेकिन क में अगर क को देखें, इसमें क धन अ आया है, अर्थात यह दो वर्णों का मेल है। व्यंजन व्यंजन दो वर्णों का मेल होता है। और अगर इसे हम स्वर से अलग कर दें तो इसके नीचे हलंत का चिन्ह लग जाता है। तो व्यंजन के बारे में हमने जाना। अब हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्गीकरण होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। इसे अभी हम न बता करके वीडियो के लास्ट में बताएंगे। वहां पर हम उच्चारण स्थान, स्वर और व्यंजन का एक साथ एक ग्राफ बना देंगे, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कंठ से बोला जाता है, कौन तालु से बोला जाता है, कौन मूर्धा से बोला जाता है, तो कौन दंतोष्ठ है, कौन दंतमूल है, इन सारी चीजों को। लेकिन अभी व्यंजन का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं उसको जानने के लिए इसको लिख रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर पहला वर्गीकरण तो व्यंजन का करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण देखिए। दूसरा वर्गीकरण हमारा हो जाएगा उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। आभ्यंतर अर्थात वह उच्चारण प्रयत्न, जो प्रयत्न हम अपने अंदर से करते हैं, जो प्रश्न हम अपने अंदर करते हैं, उसको इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आइए दूसरा पॉइंट। पहला हम वीडियो के आखिरी में संख्या से संबंधित, स्वर एवं व्यंजनों की संख्या से संबंधित, और उच्चारण स्थान, स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा, व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा, सबके बारे में इसी वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। पहले हम देखते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर सबसे पहला आता है स्पर्श। क्या आता है? स्पर्श। यह अभी एक अंदर में ही आता है। स्पर्श और जो पहला प्रकार लिखे थे कि उच्चारण स्थान के आधार पर, दोनों एक ही होता है। इसको भी उसी में समाहित कर लेंगे। दूसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन।
किन किन व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, इसे देख लीजिए। तो च हो जाएगा आपका, छ हो जाएगा, च छ ज झ और य। इसे ध्यान से देख लीजिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, हम पढ़ रहे हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, कि हम व्यंजनों को आंतरिक रूप से किन किन प्रकार में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा स्पर्श, कि कौन सा वर्ण कहां पर स्पर्श करता है, जिसको हमने आपको बताया कि आखिर में बताएंगे। फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में च छ ज झ और य आ जाता है, यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएगा आपका। और अब अगला देखते हैं। तीसरा पॉइंट, उष्ण संघर्षी। उष्ण संघर्षी में क्या क्या आ जाता है, तो स तीनों स और ह। उष्ण संघर्षी व्यंजन में स और तीनों ह आ जाएंगे। और इसी में अगला है पार्श्विक व्यंजन। परीक्षा में पूछता है कि पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं किसको, ल को, पार्श्विक व्यंजन ल को। और अगला व्यंजन है लुंठित व्यंजन। जिसको बोलते समय हमारी जीवा क्या हो जाती है, लुंठित, मुड़ जाती है, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। यह हो जाएगा र। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए कि पार्श्विक व्यंजन ल को, लुंठित व्यंजन र को, उष्ण संघर्षी व्यंजन स और ह को, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन में आपके आ जाते हैं ढ और ढ। इनसे वाक्यों की शुरुआत कभी नहीं होती है, इनसे वाक्यों की शुरुआत कभी भी नहीं होती है। अगला व्यंजन देखिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, अर्ध स्वर, य व। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहेंगे, अड़ और ढ को। इनसे वाक्यों की शुरुआत कभी नहीं होती है, या वाक्यों के बीच में आते हैं, वाक्य नहीं शब्दों के बीच में आते हैं। इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। और अंतस्थ व्यंजन या इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, या कभी कभी आधे स्वर की तरीके क्या प्रयोग होते हैं, आधे स्वर और आधे व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं। तो य और व को अर्ध स्वर, और उच्छिष्ट व्यंजन में अड़ और ढ आ जाएगा। और एक लास्ट है आपका अनुनासिक। तो जितने भी वर्ग हैं उनका पंचमाक्षर, यानी अंगा, य, अड़, न, म, पंचमाक्षर किसमें आ जाएगा, अनुनासिक में। तो यह उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमने आपको क्या किया, वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण किया। अब और देखेंगे, घोष और सघोष है, उसके बाद अल्प प्राण एवं महाप्राण है, उसको देखेंगे। सबसे पहले इसे लिख लीजिए। तीसरा प्रकार देखिए इसमें है, दूसरा प्रकार हमने क्या पढ़ा था, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अंदर से। अब बाहर से देखेंगे, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर बाह्य, बाह्य अर्थात जो प्रयास हम बाहरी रूप से करते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाएगा घोष अथवा सघोष व्यंजन। घोष अथवा सघोष व्यंजन
घोष अथवा सघोष व्यंजन कहते किसे हैं? घोष अथवा सघोष व्यंजन कहते किसे हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे उसको देख लीजिए। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। वर्ग से आशय हमारा ये है, अभी इसको हम बाद में बताएंगे। वर्ग मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? क, ख, ग, घ, ङ। अगर इसमें पूछा जाए कि सघोष अथवा घोष व्यंजन कौन सा होगा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कौन से हैं? घोष और सघोष। क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, इसी तरह 5 वर्ग होते हैं। अभी मैं सब कुछ आपके सामने रखूंगा, लेकिन यही जान लीजिए कि घोष अथवा सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और दूसरा होता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर बाय घोष अथवा सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और अघोष व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट एवं सेकेंड वर्ण। अब जो व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, व्यंजन का वर्गीकरण, इसमें आखिरी वर्गीकरण इस तरह करते हैं। चौथा जो है प्राणता के आधार पर। प्राणता मतलब होता है, प्राण मतलब वायु के आधार पर प्राणता अथवा वायु के आधार पर सबसे पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण। और दूसरा आपका हो जाएगा महाप्राण। इसमें पहला एवं तीसरा वर्ण आ जाएगा, और इसमें दूसरा एवं चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं तीसरा वर्ण अल्प प्राण कहलाएगा। तो जैसे क हो जाएगा इसके अंतर्गत ग, और इसमें दूसरा एवं चौथा ख एवं घ। यह क्या हो गया? प्राणता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमने आपके सामने रखा। पूरा व्यंजन का वर्गीकरण हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर एवं व्यंजनों का उच्चारण स्थान एवं उसके बाद क्या देखेंगे? उनकी संख्या। अब देखिए, उच्चारण स्थान से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, व्यंजनों का एवं स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का एवं स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो कंठ, अगर शरीर के अंग को देखेंगे तो सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु आएगा, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो कंठ यानी क वर्ग। वर्ग से संबंधित आशय एक बार और देख लीजिए। क वर्ग मतलब होता है कि क से लेके अगले 5 अक्षर तक क, ख, ग,
घ अना। फिर च वर्ग में आ जाएगा आपका च छ ज झ इया। इसी तरह क वर्ग च वर्ग प वर्ग च छ ज झ इया। फिर च वर्ग के बाद आपका ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा। फिर त वर्ग आ जाएगा और आखिरी वर्ग है कौन सा, प वर्ग। कुल वर्गों की संख्या होती है 5। कुल वर्गों की संख्या होती है 5 और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण, तो कुल 25 स्पर्शी वर्ण होते हैं। कुल कितने, 25 स्पर्शी वर्ण होते हैं। जो हमने व्यंजनों का पहला वर्गीकरण किया था स्पर्श वाला, तो उसमें कुल कितने वर्ण आएंगे, 25। एक वर्ग में 5 वर्ण और 5 गुणे 5 यानी 25 स्पर्शी वर्ण आते हैं। उच्चारण स्थान देखिए कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो अ और आ और क वर्ग और ह, यह कंठ से बोले जाते हैं। अ आ क वर्ग और ह। तालव्य, तालव्य से ई बड़ी ई, तालव्य से ई बड़ी ई और च वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5। नासिका को हम अक्सर छोड़ देते हैं, अभी उसको बताएंगे। तो च वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा तालव्य, यानी तालव्य से च वर्ग के जितने अक्षर है वर्ण है सब बोले जाएंगे। ई और बड़ी ई, य य और बड़ा वाला स, इसे किसे बोलते हैं, तालव्य। य और बड़ा वाला स। मूर्धन्य में हो जाएगा री ट वर्ग खटकोण का स। दंत में हो जाएगा छोटा वाला स और त वर्ग के सभी वर्ण। ओष्ठ से बोले जाएंगे उ, बड़ा उ और प वर्ग। तो एक अभी और है, अभी कुछ और है जिनसे हम स्थान, उच्चारण स्थान, जिनके अंतर्गत कुछ वर्ण आपके विशेष हैं, तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो वर्ण अभी तक बचे हुए थे उसमें दंत मूल, दंत का मूल यानी मसूड़ा, उससे बोला जाता है र और ल को। र को दंत मूल और ल को भी दंत मूल से ही बोलते हैं। ओष्ठ प्लस कंठ, ओ और ओ को ओष्ठ प्लस कंठ से बोला जाता है। यदि ओ को बनाए तो उ और किससे बनेगा, ओ से मिलकर बनेगा, सॉरी, ओ को बनाए तो अ और उ से मिलकर बनेगा। तो अ और उ, अ को बोलते हैं किससे, कंठ से, और उ को बोलते हैं ओष्ठ से। इसीलिए ओ और अ को ओष्ठ और कंठ से मिला के बोलते हैं। तो ओ और अ, ओ और अ के उच्चारण स्थान को कंठोष्ठ कहते हैं। देखिए कंठोष्ठ, क्योंकि यह दो वर्णों का मेल है। क्या है, दो स्वरों का मेल है, इसीलिए इसको दो स्थानों से बोला जाता है। इसको बोलने में दो स्थानों का प्रयोग होता है। उसी तरह अ और ए को लिखें तो अ धन ई का प्रयोग करेंगे या बड़ी ई का। इसीलिए अ को बोलते हैं कंठ से और ताल को बोलते हैं, मतलब अ को बोलते हैं कंठ से और ई को बोलते हैं ताल से। इसीलिए ए और अ को कंठ धन ताल दोनों से बोलते हैं। और जितने पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर वर्ण के पंचवें अक्षर अंगा इया ड़ न म, इसको हम किससे बोलते हैं, नासिका से। तो यह पूरा आपका उच्चारण स्थान से संबंधित जितना विवाद था सब क्लियर हुआ। अब आइए संख्याओं को देखते हैं कि स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब देखिए संख्याओं से संबंधित चीजें हैं कि स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा, व्यंजनों की संख्या होती है 33। मूल संख्या कितनी होती है, 33, जिन्हें हम वर्णमाला में अक्सर देखते हैं। तो स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33 और यदि इन्हें जोड़ दें तो 44 मूल वर्ण हो जाएंगे। कितने, 44।
वर्णमाला में कुल मूल वर्ण बताते हैं आपके 44। अब देखिए इसमें अगर हम अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अन और अह को क्या कहते हैं, अयोगवाह। यह न स्वर के साथ रहते हैं न व्यंजन के साथ, न रहते हुए भी साथ रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह व्यंजन या अयोगवाह स्वर कहते हैं। इन्हें सिंपली अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त में आपका आ जाएगा कक्ष, त्र, इज्ञा, और एक आ जाता है ऋषि वाला, जो ऋषि में क्या मतलब श्री वाला स जो होता है, देखिए ये संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, इज्ञा और श्री, यह बनता है आपका मूर्धन्य स से। क हलंत रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर त्र बन जाएगा आपका त हलंत और र से। ज्ञा आपका बन जाएगा ज प्लस इससे। एक कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। और ताड़नजात और उच्छिष्ट एक ही होते हैं। और विदेशी वर्ण आ के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, ज के नीचे बिंदी और फ के नीचे बिंदी, या विदेशी वर्ण हो जाएंगे। इन्हें अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़िए, 44 2 46, 4 50, 2 52, 6 56। 56 यहाँ लिख दे रहा हूं, 56 वर्ण जो है वर्णमाला के मानक वर्ण है। मानक वर्ण अर्थात कि पूरे वर्णमाला में यदि सभी स्वर व्यंजन जितने आगत हैं, यानी विदेशी हैं या अयोगवाह है, संयुक्त है, ताड़नजात हैं, सबको मिला दिया जाए कुल कितने हो जाएंगे, 56। और मूल वर्ण कितने हैं, 44। वर्णमाला में मूल वर्ण है 44, मूल व्यंजन है 33, स्वरों की संख्या है 11, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। संयुक्त व्यंजन में 4 आएंगे, जिसमें आपका छ है, त्र है, ज्ञा है और श्री वाला है अक्षर। और देखिए अयोगवाह में अंग और अह, इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग। ताड़नजात अड़ और ढ आ जाएगा। और विदेशी वर्ण में 4 वर्ण आ जाते हैं, आ, ख, ज और फ। तो यह आपका वर्णमाला आज खत्म हुआ पूरी तरीके से, जहां आपने स्वरों का उच्चारण स्थान जाना, व्यंजनों का उच्चारण स्थान जाना और जाना उनकी संख्या, जितने भी चीजें होती हैं। अब स्वर से संबंधित प्रश्न हमने आपको वीडियो में दे दिया है। अब व्यंजन से संबंधित जो प्रश्न होंगे परीक्षा की दृष्टि से, वो भी आपके सामने जल्द ही मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए इसे, और शेयर ना किए हो अभी तक तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।